नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा वाली चैनल में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था विकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी में हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ी थी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अभी तक हम लोगों ने इतना टॉपिक कवर किया था। विकारी शब्द के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे हम कह दें राम पढ़ता है। राम क्या है? पुल्लिंग है। राम की जगह अगर हम करते हैं सीता, यानी अब सीता क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो इसके कारण क्रिया तुरंत चेंज हो जाएगी। क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ती है। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। विकारी शब्द हम लोगों का टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम आज पढ़ेंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विकारी का उल्टा होता है अविकारी। अविकारी शब्द, देखिए ये विकारी है, इसमें आ उपसर्ग लग गया। इसका मतलब क्या होगा? उसमें विकारी में हम लोग पढ़ते थे कि लिंग, वचन, कारक के कारण क्या होता था? उस पर प्रभाव पड़ता था। यानी मूल जो शब्द रहता था उस पर क्या होता था? परिवर्तन हो जाता था। यहाँ पे क्या है? अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम लोग देखते हैं वह कल पढ़ेगा, मैं कल जाऊंगा, तुम घर कब जाओगे, राम कल विद्यालय जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 वाक्य हम लोगों ने लिखा है। एक जो शब्द आया है कल, यहाँ पे कब की जगह कल होगा। ये ऐसे शब्द आए हैं चारों वाक्यों में। कल जो आया हुआ है ये क्या है? इस पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? ये मैं क्या है? पुल्लिंग है। तुम क्या है? पुल्लिंग है। राम क्या है? पुल्लिंग है। वह क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन किसी पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कल उसी तरह राम के साथ भी वही शब्द यूज हो रहा है, इसके साथ भी वही शब्द यूज हो रहा है। अगर हम यहाँ, ये तो हम लोगों ने पुल्लिंग लिया और पुल्लिंग में ये संज्ञा है, बाकी सर्वनाम दिया, लेकिन किसी पे किसी भी शब्द पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी ये वैसा का वैसा ही है। जैसे हम कहते हैं कि सीता कल घर गई थी,
अब देखिए स्त्रीलिंग आ गया सीता, लेकिन उसके लिए भी कल ही प्रयोग हो रहा। तो ये क्या हो गए, ये शब्द हमारे क्या हो गए, अविकारी हो गए, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पे देखिए ये जो क्रिया है सीता है, सीता स्त्रीलिंग आई तो देखिए गई थी हो गया। अगर यहाँ राम आया होता तो क्या हो जाता, राम कल घर गया था, यानी गई थी की जगह गया था हो जाता है, यानी इस पे परिवर्तन हो जा रहा है। और ये क्या है, ये क्रिया है, क्रिया पे परिवर्तन हो जा रहा है किसके कारण, लिंग के द्वारा। यहाँ भी परिवर्तन होगा, यहाँ भी परिवर्तन होगा, जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे इसमें भी परिवर्तन होगा। तो क्रिया में परिवर्तन हो रहा, और क्रिया हम लोग जानते थे कि क्रिया क्या था, विकारी था। तो देखिए विकारी शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अविकारी ये आया हुआ है, ये जो है पूरा कल जितने भी वाक्यों में आए हैं क्या है, अविकारी, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जहाँ भी कहीं आप पढ़े होंगे ये शब्द हूबहू वैसा ही रहता है, यानी मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो ये क्या हो गए, अविकारी हो गए। यानी अविकारी की परिभाषा क्या है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इनके कारण उस शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप लोगों ने इसको देखा। अब अविकारी हम लोग जान गए क्या है, विकारी में हम लोग पढ़े थे 4 चीज, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो अविकारी में भी कुछ चीजें होंगी। तो अविकारी में क्या है, अविकारी में हमारे आते हैं अव्यय। अविकारी में क्या आते हैं, अव्यय। अव्यय कैसे बना हुआ है, आ प्लस व्यय से। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, और आ लग गया, यानी इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका क्या अर्थ निकल जाएगा, जो खर्च ना हो। यानी अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए हैं, तो ये 10 रुपए में हमारा कुछ नहीं खर्च हुआ, उतना ही है, जितना था उतना ही है, ना कम ना कम ज़्यादा, यानी हूबहू वैसा। तो वैसे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे शब्दों के माध्यम से कि जो खर्च ना हो, यानी जैसे बहुत सारे शब्द हम लोग देखते हैं, और हो गया, तथा हो गया, कह दीजिए कल, प्रातः काल, ढेर सारे शब्द आएंगे। तो ये शब्द में क्या है, ये शब्द जहां भी आप देखे होंगे इनके अलावा इसका कोई भी रूप नहीं बनता, यानी और है तो और ही रहेगा, और के अलावा कोई रूप। अव्यय जब हम लोग पढ़ते हैं तो और के अलावा या तथा है या कल है, ये क्या है, इनका रूप वैसे का वैसा रहता है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार से हमने बताया कि अगर किसी के पास 10 रुपए यानी खर्च ना हो, तो अव्यय का मतलब क्या है, अव्यय में वे शब्द आएंगे जो हूबहू जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी मूल शब्द जो आएगा उस पर कोई परिवर्तन ना होगा, वो वैसा ही बना रहेगा। तो ये चीज़ ये होता है अव्यय होता है। अव्यय की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। यानी अव्यय की परिभाषा क्या हो जाएगा, जो अविकारी की है वही अव्यय की है, यानी वे अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई प्रभाव
नहीं पढ़ता उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय क्या होते हैं? पहली चीज तो हम जाने कि अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं जिनमें किसका, लिंग का और वचन का, कारक का और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें नहीं होता? अविकारी शब्द में। या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। जैसे इसके पहले जब अविकारी हम समझा रहे थे तो 4 उदाहरण यहाँ हमने दिया था, तो फिर से हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हम लोग कह दें कि राम और मोहन पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद हम कह दें कि सीता और राम, ये मान लीजिए लिंग ही चेंज कर देते हैं, गीता, सीता और गीता पढ़ती हैं। मैं और वह खेलते हैं। हम सब कल बाजार गए थे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे दोनों क्या हैं? पुल्लिंग हैं, लेकिन और पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। तो देखिए ये और में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ मैं क्या है? ये दोनों क्या है? पुल्लिंग है, यहाँ भी कोई परिवर्तन और पे नहीं हो रहा है। फिर क्या है? हम सब ये क्या है? ये वचन हम चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। लेकिन ये जो कल आया है ये वैसे के वैसा ही था, और इसके पहले इसका उदाहरण हम लोग देखे थे उसमें भी वैसा ही था, यानी उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन कहाँ हो रहा है? क्रिया पे हो रहा है। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ जैसे ही ये स्त्रीलिंग हुआ तो पढ़ती हैं हो गया। यहाँ क्या है? खेलते हैं, फिर ये भी क्या है? गए थे। यानी किस पे परिवर्तन हो रहा है? क्रिया पे परिवर्तन हो रहा है, और क्रिया हमारी क्या है? अविकारी है, वो विकारी है। विकारी है अगर तो उस पर तो परिवर्तन होगा ही, स्वाभाविक बात है। तो क्रिया में केवल चेंजिंग हो रहा है, लेकिन ये अव्यय में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चाहे हम एक वचन करें, चाहे हम बहुवचन करें, और चाहे लिंग पे चेंज करें, यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में अगर प्रयोग करते हैं और का, तो वैसे ही रहता है। तो ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। वैसे इतना उदाहरण समझाने के बाद समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ भी गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो अव्यय होता है 4 प्रकार का। अव्यय के भेद होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए किताबों में आप लोग किसी बुक में आप लोग 5 प्रकार इसके देखेंगे अव्यय के। 5वां प्रकार उसमें दिया रहेगा निपात।
निपात को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। निपात अव्यय नहीं माना जाता है, कहीं कहीं किताबों में ये आप लोग देखे होंगे, उसमें 5वां प्रकार उसका दिया हुआ है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे जब अव्यय पढ़ने के बाद कि वो क्या चीज़ होती है, अव्यय में क्यों नहीं उसकी गणना की जाती है। इसलिए कभी भी अगर भेद आएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो 4 ही भेद अव्यय के होते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। निपात इस पे नहीं आता है। तो देखिए जैसे क्रिया विशेषण अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जैसे इस शब्द से ही पता चल जाता है क्या है क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय लग गया तो अव्यय में अभिकारी शब्द ही आएंगे। तो जो क्रिया विशेषण है, इसके पहले हम लोग विशेषण पढ़े थे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण पढ़े थे। विशेषण में हम लोग क्या जाने थे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द जो होते थे वो क्या कहलाते थे, विशेषण कहलाते थे। प्राविशेषण भी हमने वहाँ पढ़ा था कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण। तो इस शब्द से ही हमको पता चलता है कि ये भी विशेषण है, लेकिन ये विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताएगा। यानी क्रिया की विशेषता जो बताएंगे वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। वैसे संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, ये तो संबंध संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के माध्यम से संबंध बताता है। समुच्चय बोधक क्या रहता है, 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर हम लोग विस्मयादि बोधक है। तो एक एक हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय देखते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अव्यय से, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहला हम लोग देखे थे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया, क्रिया की जो विशेषता बताएगा, जो अभिकारी शब्द। यानी यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी क्या करेगा, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे हम लोग वाक्य के माध्यम से समझते हैं इसको, हम बोलते हैं काला घोड़ा तेज दौड़ता है। या हम कह दें मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। राहुल मेरे पास खेलता है। तो देखिए तीनों वाक्यों में क्रिया दी हुई है। पहले में दौड़ना दी है, दूसरे में पढ़ना दी हुई है और तीसरे में खेलता है। तो जैसे हम लोग विशेषण में पढ़ते थे कि मैक्सिमम यानी अधिकांश विशेषण क्या करते थे, संज्ञा या सर्वनाम के जस्ट पहले आते थे।
जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और इसके पहले काला आया तो ये क्या हो गया था, विशेषण हो गया था। वैसे क्रिया विशेषण में भी है कि जो क्रिया के ठीक पहले आएगा विशेषण, अधिकांश तौर पर क्या आएगा, क्रिया के पहले आएगा क्रिया विशेषण। यानी ये दौड़ता है। अब आप लोग जान गए कि काला विशेषण है, घोड़ा संज्ञा है, दौड़ता क्रिया है। अब बचा तेज, तो क्या है, ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये तेज क्या हो गया है, क्रिया विशेषण हो गया। पढ़ता है, पढ़ने का भी बता रहा है तरीका क्या है, धीरे धीरे पढ़ता है। तो यानी पढ़ने की ये क्या है, विशेषता बता रहा है, कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। तो ये भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। फिर खेलता है, इसमें स्थान का बोध करा रहा है कि क्या है, उसके पास खेलता है। तो ये भी क्या है, पास क्या है, क्रिया विशेषण है। और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप पहले आप जानते हैं कि ये क्या है, अभिकारी शब्द है। दूसरी चीज, ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उनको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी चीज, क्रिया विशेषण उसको भी हम कहते हैं जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। ये चीज भी जान लीजिए। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए दौड़ना क्रिया है, फिर ये तेज क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा हूँ। ये बहुत लग गया तो ये क्या है, ये तेज की भी विशेषता बताने लगा। यानी जैसे हम विशेषण में पढ़ते थे प्राविशेषण, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता था उसको हम प्राविशेषण बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसको तो हम क्रिया विशेषण बोलेंगे ही, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। यानी यहाँ पे दो क्रिया विशेषण है, बहुत और तेज दोनों हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है, काल वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद तीसरा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण। 4 ही प्रकार का क्रिया विशेषण होता है। देखिए इसका जल्दी भेद में नहीं पूछता है, क्योंकि भेद क्या है, किताब में आप लोग देखेंगे 2-3 प्रकार से वर्गीकरण है। लेकिन सबसे ज़्यादा जब भी एग्जाम में पूछता है तो ये वाला वर्गीकरण, ये वाला भेद ज़्यादा पूछता है। किताब में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मूल दिया हुआ, फिर यौगिक दिया हुआ है, फिर दूसरे प्रकार से उसका विभाजन किया हुआ है। वो सब चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ना तो वो पूछता है कि उसके आधार पे कितने हैं। यहाँ पे सीधे सीधे दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा अव्यय है, या बहुत अंदर जाएगा तो क्रिया विशेषण के अंदर की चीज़ पूछ लेगा। इसमें भी क्या है, जिस प्रकार से सब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़, खासकर ग्रामर में, तो सबसे पहले हम लोग शब्दों को पकड़ते हैं। शब्दों को तोड़िए, उसी से अर्थ निकल जाएगा। कहीं कुछ परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहीं पे दिया हुआ है पहला क्रिया विशेषण, तो आप लोग समझ ही गए कि क्रिया विशेषण क्या होता। अब क्या दिया हुआ है, कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है, समय। यानी ये कालवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया के समय के, यानी क्रिया होने के समय की सूचना देते हैं। यानी जो काम हो रहा है कर्ता द्वारा वो किस समय हो रहा है। दिन में 24 घंटे होते हैं, अलग अलग समय होता है, तो वो निर्धारित होगा ना
कि किस टाइम हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है। तो वैसे जो समय का, जो क्रिया के होने का समय बताएंगे वो कालवाचक में आ जाएंगे। फिर स्थानवाचक, स्थानवाचक से भी हमको पता चल पा रहा है कि प्लेस दिखाएगा वहाँ पे जो काम हो रहा होगा। यानी जैसे पढ़ने का काम हो रहा है या दौड़ने का काम हो रहा है तो उसका क्या स्थान दिखाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया का परिमाण बताएगा, मात्रा बताएगा कि क्रिया हो रही है, कितनी हो रही, कम हो रही, ज़्यादा हो रही है, थोड़ा हो रही, अधिक हो रही, क्या हो रही। रीतिवाचक, रीति का मतलब क्या होता है, तौर तरीके, ढंग, काम करने का, काम करने का ढंग होता है, तरीका होता है। जैसे तेज हम लोग बोलते हैं, वह बहुत तेज पढ़ता है, उसकी पढ़ने का जो तरीका है वो तेज है। यानी अगर हम किसी को कहने वो तेज बोलता है, कोई कोई होता है बोलने के लिए, कोई धीमा बोलता है, कोई तेज बोलता है। तो बोलना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया का उसका तरीका क्या है, तेज बोलने का। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। ठीक, अब एक एक हम इसमें एक एक इसका भेद देखेंगे और एक एक इसका भेद हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या था, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण क्या बताया, इसका मैंने अभी बताया कि जो क्रिया के होने के समय की सूचना देंगे। यानी जो शब्द या अविकारी शब्द, ठीक, जो शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो गई, जिससे क्रिया के होने के समय की सूचना मिलेगी। इसमें क्या है, जो समय का, जो शब्द समय का बोध कराएंगे वही सारे शब्द इसमें आएंगे। जैसे रोज, आज, प्रतिदिन, रात भर, दिन भर, प्रातः काल, सुबह, दोपहर, शाम, और क्या हो जाएगा, सुबह, दोपहर, शाम हो गया, प्रति, माह, कल, परसों, नरसों। ये सारे शब्द क्या हैं, समय का बोध कराते हैं। और ढेर सारे शब्द हैं, तो हम लोग देखेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे राम सुबह टहलने जाता है। मैं रात
भर पढ़ता हूँ। सीता प्रातः काल दौड़ती है। तुम कल विद्यालय गए थे। मैं आज पढ़ने गया था। सभी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, टहलने जाता है। ये टहलने क्या है, क्रिया है। क्रिया के जस्ट पहले आया सुबह, यानी क्रिया, इसकी परिभाषा क्या है, जो शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं, यानी जो क्रिया हो रही है उसके समय की सूचना दे रहे हैं कि कब हो रही है। तो ये टहलने की क्रिया हो रही है और इसके समय की सूचना किस शब्द से मिल रही है, राम से मिल नहीं रही है, किससे मिल रही है, सुबह से मिल रही है। यानी सुबह के समय हो जाता, तो सुबह हमारा क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वैसे दूसरे वाक्य में क्या है, पढ़ता है, ये क्या है, क्रिया है। और पढ़ने की जो क्रिया हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका समय क्या दिया हुआ है, रात भर। तो ये क्या हो गया, रात भर कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर दौड़ती है, दौड़ने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे उसका समय किसके माध्यम से पता चल पा रहा है, प्रातः काल यानी सुबह सुबह। तो ये हमारा क्या हो गया, कालवाचक हो गया। फिर यहाँ पे जाने का काम हो रहा है और जाने का काम जो हो रहा है उसका समय क्या है, कल दिखा रहा है, यानी कल से पता चल पा रहा है, तो कल भी हो गया। फिर क्या है, मैं आज पढ़ने गया था, यानी ये पढ़ने की क्रिया हो रही है और पढ़ने की क्रिया जो हो रही है उसका समय क्या बता रहा है, आज। ये आज के माध्यम से हमको पता चल पा रहा है। तो ये हमारे क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और इसमें शब्द आते हैं, तो हर एक शब्द आप लोग वाक्य के माध्यम से प्रयोग करिए, क्योंकि ग्रामर क्या है, ग्रामर रटने वाली चीज़ नहीं होती। जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। दूसरा हम लोग पढ़े थे स्थानवाचक। यानी क्रिया के होने के क्या करेंगे, जो शब्द, इसकी परिभाषा क्या है, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया जो होगी उसका कोई ना कोई स्थान होगा, तो वैसे जो शब्द आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। यानी जो शब्द क्रिया के होने के स्थान, तो इसमें कौन कौन शब्द आते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, पास, दूर, निकट, ऊपर, नीचे, मध्य में, दाएं,
बाएं, पीछे, सामने, और शब्द आते हैं। तो इन शब्दों से क्या पता चल पा रहा, स्थान का। जैसे ऊपर है तो ऊपर का स्थान, नीचे है तो नीचे स्थान, मध्य में यानी बीच में, ठीक। सामने है तो सामने का स्थान हो गया, पीछे का स्थान हो गया, बाएं दाएं, यहाँ वहाँ, पास दूर निकट। जैसे वह मेरे पीछे आता है, मेरे पास खेलता है, मोहन यहाँ पढ़ता है, राधा ऊपर खेलती है, आरती वहाँ जाती है। तो देखिए यहाँ क्या है, क्रिया हो रही है आने की। ये क्रिया क्या हो रही है, आने की। और आने की जो क्रिया हो रही है उसका स्थान क्या दिखा रहा है, पीछे। यानी ये क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे वाक्य में खेलना क्रिया हो रही है, उसका स्थान क्या दिखा रहा है, मेरे पास। यानी मैं जैसे खड़ा हूँ तो मेरे पास, यानी ये स्थान हो गया। तो मेरे पास, ये पास क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद तीसरे वाक्य में मोहन पढ़ता है, यानी पढ़ने का काम हो रहा है, उसका स्थान क्या दिखा रहा है, यहाँ, यानी यहाँ पढ़ता है। इसके बाद राधा ऊपर खेलती है, इसमें क्या है, राधा के द्वारा काम किया जा रहा है खेलने का, और उसका स्थान क्या दिखा दे रहा है, ऊपर दिखा दे रहा है। इसके बाद आरती वहाँ जाती है, इस वाक्य में क्या है, जाने का काम हो रहा है, और इसका स्थान क्या दिखा दे रहा है, वहाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यानी क्रिया जो होगी उसका हमको क्या होगा, स्थान बताएगा और कुछ नहीं। स्थान बताएगा, जो भी क्रिया हो रही, पढ़ने का काम हो रहा है, वो कहाँ पे हो रही है। अगला हम लोग पढ़ते हैं स्थान, दूसरा स्थानवाचक हो गए, तीसरा है परिमाणवाचक। तीसरा क्रिया विशेषण क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या है, परिमाण का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग विशेषण में पढ़े थे परिमाणवाचक विशेषण, उसमें क्या होता था कि नाप तौल वाली उसमें वस्तुएं आती थीं और उसकी मात्रा का बोध होता था, मात्रा दर्शाई जाती थी। वही चीज़ यहाँ भी है, क्या है कि इस क्रिया विशेषण से क्या होगा, क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होगा। यानी क्रिया जो की जा रही है वो किस मात्रा पे की जा रही है। जैसे कोई काम होता है ना, जैसे दो व्यक्ति हैं, कोई पढ़ने का काम करता है, कोई कम पढ़ता है और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो जो पढ़ने का काम हो रहा है उसकी मात्रा उससे डिसाइड हो गई कि नहीं, कम पढ़ना और एक ज़्यादा पढ़ना। कम पढ़ना यानी कम मात्रा में पढ़ रहा है, और ज़्यादा यानी ज़्यादा मात्रा में। खाने का है जैसे, तो कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई अधिक खाता है, तो वैसे ही आएंगे इसमें। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो शब्द जो अभिकारी कर लेते हैं, जो अभिकारी शब्द
क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए क्या होगा इससे, ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। पहले हम शब्द देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत, ठीक। और कुछ शब्द आते हैं तो वाक्यों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे वह कम खाता है, तुम ज़्यादा पढ़ते हो, मैं थोड़ा खाऊंगा, तुम बहुत खेलते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये खाने का काम हो रहा है और इसकी मात्रा बता रहा है, ज़्यादा नहीं खाता है, कम खाता है। तो खाने की मात्रा हुई, खाना क्या है, क्रिया है, यानी क्रिया के परिमाण का बोध हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है। किस शब्द से, कम शब्द से। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा, पढ़ने का काम हो रहा है, जिसकी मात्रा दी हुई है, यानी ज़्यादा पढ़ता है, तो इससे ये क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया। दूसरा, खाऊंगा क्रिया है, तो खाऊंगा क्रिया से पहले क्या लगा हुआ, थोड़ा, तो ये भी मात्रा का बोध करा रहा है। तो थोड़ा क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद खेलने का काम हो रहा है, क्या है, खेलते हो, तो खेलते हो की भी मात्रा दिखा रहा है, कम, ज़्यादा, थोड़ा, क्या खेलते हो। तो इससे क्या पता चल रहा है, बहुत खेलते हो, तो ये मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेलते हो, तो ये क्या है, मात्रा का बोध करा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला हम लोग देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अंतिम भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक चौथा नंबर है रीतिवाचक। रीतिवाचक अभी हमने बताया था क्या है, रीति का मतलब शैली, तौर तरीके, काम करने का ढंग, यानी जिन आविकारी शब्दों से क्रिया के रीति, ढंग, तरीका आदि का बोध हो, उन्हें रीतिवाचक
क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया होगी उसका क्या होगा, उसकी रीति, ढंग, उसके कार्य करने की शैली पता चलेगी। इसमें क्या कौन से शब्द आते हैं हम लोग देखेंगे, जैसे धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक, तो वाक्यों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। और कुछ शब्द आते हैं, तो देखिए क्या है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, राहुल ध्यान पूर्वक सुनता है, तुम सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाया करो। देखिए क्या है, पहले वाक्य में क्रिया क्या हो रही है, दौड़ने की। ना इससे समय का बोध हो रहा है कि कब दौड़ता है, ना तो इससे स्थान का बोध हो पा रहा है, ना तो इसके परिमाण का बोध हो रहा है। सिर्फ किस चीज़ का बोध हो रहा है, इसके तरीका बोध हो रहा है। जैसे कोई दौड़ता है तो दौड़ने का तरीका है, कोई धीरे धीरे भी दौड़ता है, कोई तेज दौड़ता है। तो इसका जो ढंग है, तरीका है घोड़ा का, ये क्या है, तेज दौड़ने का। तो ये तेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके ये तेज जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, ये जान लीजिए, तेज और धीरे धीरे ये दो शब्द बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं। फिर क्या है, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, यानी पढ़ने का काम यहाँ पे हो रहा है, और उसका ढंग क्या है, धीरे धीरे पढ़ने का। पढ़ने का सबका अलग अलग तरीका है, कोई तेज तेज आवाज़ में पढ़ता है, कोई धीरे धीरे पढ़ता है, और कोई बिना आवाज़ निकाले भी पढ़ता है। तो ये उसका तरीका हो गया। इसके बाद राहुल ध्यानपूर्वक सुनता है, सुनने का काम हो रहा है। कोई अगर टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारे बच्चे हैं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका मन दूसरी जगह रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राहुल ध्यानपूर्वक सुनता है। तो ये इसका तरीका हो गया सुनने का। कोई चीज़, गाना सुनता है, या कोई टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनता है, ये किसी की बात सुनता है। तो सब बच्चे एक जैसे नहीं रहते, सबके तरीके, शैली, ढंग अलग अलग रहता है। तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक हो गए। फिर इसके बाद गाड़ी, इसमें तुम सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाया करो, यानी ये गाड़ी जो चलाने का काम हो रहा है, ये क्रिया जो हो रही है, ये क्या कह रहा है, सावधानी पूर्वक। ये क्या है, उसका ढंग उसको बता रहा है कि सावधानी पूर्वक चलाया करो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण हम लोगों ने पढ़ लिया। अव्यय हम लोगों ने देखा कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय के भेद हम लोगों ने देखा, 4 भेद देखे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर हम लोगों ने पहला अव्यय खत्म कर लिया, कौन सा, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में हम लोग 4 भेद पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और
एक परिमाणवाचक। यानी चारों पार्ट हम लोगों ने इसका ख़त्म कर लिया। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अगला जो 3 अव्यय हम लोगों के जो छूट गए हैं, जो बचे हुए हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।